क्या ऊष्मा और तापमान एक ही होते हैं? इज हीट एंड टेम्परेचर द सेम थिंग? क्या आप में से ज्यादातर लोगों को कभी ना कभी बुखार का अनुभव हुआ होगा। जब हमारा शरीर गर्म हो जाता है, कोई देख करके बताता है कि आपका शरीर गर्म है, तो गर्म है तो ये तो पता लग जाता है कि बुखार है। लेकिन कितना है ये हमें कैसे पता लगता है? जब हम थर्मामीटर लगाते हैं, तो थर्मामीटर लगाने से पता लगता है कि कितने डिग्री बुखार है। 99 है, 100 डिग्री है, और या 101 है। तो ये हमें पता लगता है, टेम्परेचर जो है वो पता लगता है थर्मामीटर लगाने से। तो यहाँ पर ये अंतर है ऊष्मा और तापमान में। दोनों जो है वो बहुत बार दोनों शब्दों का पर्यायवाची रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन दोनों में बहुत थोड़ा सा अंतर है। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया कि ऊष्मा और तापमान में क्या अंतर है, ये बताने के लिए। तो ये आज का टॉपिक यही है, जैसा कि आप समझ गए होंगे। तो बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पर। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फैक्टो ट्रेसी, जिस पर हम इसी तरह के टॉपिक्स पर बात करते हैं। तो आज के टॉपिक पर बढ़ते हैं आगे। आज का टॉपिक है ऊष्मा और तापमान, और इसी के विभिन्न पक्षों पर आज हम बात करेंगे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ऊष्मा और तापमान, इन दोनों का प्रयोग बहुधा पर्यायवाची शब्दों के रूप में किया जाता है, लेकिन इनके बीच सूक्ष्म अंतर है। ऊष्मा क्या है? ऊर्जा का एक रूप है, ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो वस्तुओं को गर्म करती है। इसमें ऊर्जा की मात्रा का बोध होता है, मतलब इसमें ये एक ऊर्जा का रूप है। लेकिन तापमान क्या है? तापमान ऊष्मा की तीव्रता यानी तप्तता की गहनता की एक निर्धारित पैमाने पर माप है। निर्धारित पैमाना यानी कि तापमान देखने के लिए हमें किसी न किसी स्केल की आवश्यकता होती है, कि कोई ना कोई स्केल चाहिए। जैसे कि अगर फीवर हमें नापना है, फीवर हमें देखना है कितना है, तो उसके लिए थर्मामीटर चाहिए। अगर वायुमंडल का तापमान देखना है तो उसके लिए हमें एटमॉस्फेरिक थर्मोमीटर की जरूरत होती है, जिससे हम टेम्परेचर देखते हैं। जैसे कि हम न्यूज वगैरह में देखते होंगे कि उसमें बताया जाता है कि आज का अधिकतम तापमान ये हुआ। गर्मियों में, सर्दियों में, अलग अलग मौसम में तापमान बताया जाता है, तो वो उससे रिकॉर्ड किया जाता है। तो तापमान क्या है? ऊष्मा की तीव्रता, मतलब इंटेंसिटी ऑफ हीट, वो नापने का एक पैमाना है तापमान, और किसी पदार्थ की ऊष्मीय अवस्था को प्रकट करता है। तापमान में अंतर ऊष्मा संचार की दिशा को निर्धारित करता है। ऊष्मा संचार की दिशा को निर्धारित करता है, यानी कि तापमान में अंतर जो होगा उसके परिणाम स्वरूप ऊष्मा का संचार होगा, और उसकी दिशा क्या होगी ये भी ये बताता है। जैसे अगर हम अगर हमें याद होगा, पिछले वीडियोस में हमने बात की थी कि जैसे खास करके जो कंडक्शन के बारे में बात की थी, संचरण के बारे में बात की थी, जिसमें दो बॉडीज होते हैं, ए और बी। और अगर दोनों के तापमान में अंतर है, तो और अगर दोनों में संपर्क होता है, तो ये जो हॉटर बॉडी है, जो ज्यादा, जिसका तापमान अधिक है, वो उससे तापमान का संचरण आरंभ होता है जिस वस्तु का तापमान कम है उसकी ओर। और ये तब तक संचरण चलता रहता है जब तक दोनों का तापमान या तो समान न हो जाए या फिर ये संपर्क न टूट जाए। तो ये तापमान में अंतर है तभी ऊष्मा का संचार है, और अगर ये अंतर नहीं होगा तो ऊष्मा का संचार भी नहीं होगा। तो वायुमंडल का तापमान संपूर्ण पृथ्वी पर एक समान नहीं होता, ये तो हम देखते हैं। हमारे आसपास अलग अलग देशों के बारे में जब हम देखते हैं, तो हर जगह पृथ्वी पर अलग अलग तापमान पाया जाता है। और इसमें इसमें दो तरह के अंतर पाए जाते हैं, एक स्थानिक और एक कालिक। तो एक स्थानिक और एक कालिक, यानी कि एक स्थान के अनुसार भिन्नता पाई जाती है, अलग अलग स्थानों में अलग अलग तापमान पाया जाता है, और काल के अनुसार भी भिन्नता पाई जाती है, मतलब अलग अलग समय में भी अलग अलग तापमान पाया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं, सर्दियों में अलग तापमान होता है, गर्मियों में अलग तापमान होता है, और इसके अलावा एक दिन में भी तापमान में विभिन्नता देखने को मिलती है।
जैसे कि दिन में अधिक तापमान है तो जैसे जैसे शाम होती है, रात होती है, तो तापमान जो है वो कम होता जाता है। तो ये कालिक भिन्नता है। और किसी स्थान का तापमान काफी सीमा तक उस स्थान द्वारा प्राप्त होने वाले सूर्यातप पर निर्भर करता है। तो सूर्यातप पर निर्भर तो करता है, सूर्यातप से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसी के अनुसार तापमान का निर्धारण होता है। और धरातल पर तापमान का वितरण अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। धरातल पर तापमान का वितरण, क्योंकि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेशों, वनस्पति प्रदेशों, जीव जंतुओं और मानव जीवन आदि का अस्तित्व मूल रूप से तापमान के वितरण पर आधारित होता है। तो ये तापमान पर हम पिछले 2 वीडियोस से बात कर रहे हैं। पहला वीडियो था इंसोलेशन एंड टेम्परेचर, जो सूर्यातप और तापमान, और दूसरा था हीट बजट पर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और तापमान का वितरण जो है वो कितने तरह से चीजों को प्रभावित करता है, इसके विभिन्न पक्षों को समझने के लिए हम इस पर बातें कर रहे हैं। तो इसको समझना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जलवायु, इतना कुछ जो है वो तापमान का वितरण जो है वो निर्धारित करता है। क्योंकि तापमान जैसा होगा उसी के अनुसार जलवायु होगी किसी प्रदेश की, और उसी के अनुसार जैसी जलवायु होती है वैसा ही जो है वैसी वनस्पति होती है, वैसे जीव जंतु होते हैं, और वैसी ही मानव जीवन की शैली होती है, वैसे ही कृषि होती है, वैसा ही उद्योग होता है, वैसा ही मानव बसाव होता है। जैसे कि अगर एक्सट्रीम क्लाइमेट है कहीं पर, जैसे रेगिस्तानों में या फिर हिमाच्छादित प्रदेशों में, तो वहां पर मानव बसाव बहुत कम होता है, कम लोग रहते हैं या ना के बराबर रहते हैं। और जहां पर अनुकूल जलवायु होती है, अनुकूल तापमान होता है, वहां पर मानव बसाव भी सघन होता है। जैसे कि हमारे देश में अगर देख लें तो जो गंगा यमुना का जो मैदान है, तो यहाँ पर अनुकूल जलवायु है। अगर इतिहास से देखें तो सबसे पहले जो है यहीं पर जो है मानव जीवन का बसाव हुआ, यहाँ पर सभ्यता पनपी, संस्कृति पनपी। तो ये जो है जलवायु के जो है बहुत कुछ निर्धारित करता है। अलग अलग देशों में अगर हम जाएं तो अलग अलग, जैसे यूरोपीय देशों में जाएं तो वहां की जलवायु अलग है। अगर उत्तर की ओर चलते चले जाएं या दक्षिण की ओर चलते चले जाएं तो अलग अलग जलवायु प्रदेश मिलते हैं। और उसी के अनुसार वनस्पति का भी निर्धारण होता है। वनस्पति का निर्धारण जो है पूरी तरह से जलवायु प्रदेशों पर निर्भर है, क्योंकि उसी के अनुसार वनस्पति जो है वो कैसा तापमान है, कैसी वर्षा है, उसी के अनुसार वनस्पति वहां की होती है। जो वृक्षों की प्रजातियां हैं वो भी उसी अनुसार होती है। जैसे कि शीत प्रदेश है, वहां पर जो है कोनिफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, शंकुधारी वन पाए जाते हैं, वहां पर चीड़ है, वहां पर फर है, और भी इस तरह के पाइन है। तो इस तरह के वृक्ष पाए जाते हैं। अलग अगर जलवायु प्रदेश है, जैसे कि अगर आपका जैसे डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं कहाँ पर, जहाँ पर उष्ण प्रदेश है वहां पर डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, पतझड़ वन पाए जाते हैं, वहां पर वृक्षों की प्रजातियां अलग होती हैं। तो इसी तरह से जैसे डेजर्ट रेगिस्तानी प्रदेश है, वहां पर अलग वनस्पति प्रदेश पाए जाते हैं। जीव जंतु भी उसी अनुसार पाए जाते हैं। मानव जीवन भी उसी अनुसार हो जाता है। जीवन शैली जो है उससे प्रभावित होती है। अब कहीं अगर अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तो वहां पर उसी अनुसार जीवन शैली होगी। कहीं पर अगर अधिक गर्म प्रदेश है तो जीवन शैली वैसी ही हो जाएगी, खान पान वैसा ही हो जाएगा, जो हमारा जो पहनावा है वो उसी तरह हो जाएगा। तो ये सब कुछ जो है ये निर्धारित होता है, तापमान के वितरण से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। इसलिए इसको अच्छे से समझने से इसको हम बहुत जगह को रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी एक चीज जो है वो उसको को रिलेशन में ही देख सकते हैं। कई पक्षों को जोड़कर उसे देखने से हमारा दृष्टिकोण जो है वो व्यापक होता है। पृथ्वी का अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन, तो समस्त भूतल का औसत वार्षिक तापमान सदैव समान रहता है। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में देखा जैसा कि पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी है, उसका जो एक औसत तापमान है वो हमेशा समान रहता है। औसत तापमान हमारी पृथ्वी का कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस। तो ये औसत तापमान है, क्योंकि पृथ्वी द्वारा प्राप्त प्रवेशी विकिरण जो रेडिएशन आ रहा है, इनकमिंग रेडिएशन, और
पृथ्वी द्वारा बहिर्गामी विकिरण, मतलब जो बाहर जो रेडिएशन जा रहा है, दोनों समान होते हैं। ये हमने हीट बजट में देखा है कि दोनों समान होते हैं। वो एक पूरा मैकेनिज्म है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये पूरा मैकेनिज्म है कि जितना आता है उतना ही चला जाता है, यही बजट है। आय और व्यय का संतुलन, जो आ रहा है उतना ही चला जा रहा है। परंतु पृथ्वी के प्रत्येक अक्षांश पर प्राप्त ऊष्मा तथा बहिर्गामी ऊष्मा में समानता नहीं हो पाती। मतलब प्रत्येक अक्षांश पर, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है और इस पर ये 0 डिग्री है, और अलग अलग अक्षांश हैं, अलग अलग अक्षांश हैं उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। तो हर अक्षांश पर ये जो है ये संतुलित नहीं हो पाता है। मतलब जो इनकमिंग रेडिएशन है और जो आउटगोइंग रेडिएशन है, इसमें संतुलन नहीं हो पाता। एक ओवरऑल संतुलन बना हुआ है, लेकिन अगर स्थानिक रूप से देखें तो ये संतुलन हर जगह समान नहीं है, यानी कि अलग अलग आना और जाना जो है उसकी मात्रा अलग अलग है। अतः अक्षांश का ऊष्मा बजट संतुलित नहीं होता है। मतलब अक्षांशीय रूप से अगर हम देखें तो ये ऊष्मा बजट संतुलित नहीं होता है, और पृथ्वी के कुछ भागों में विकिरण संतुलन में अधिशेष पाया जाता है, यानी सरप्लस पाया जाता है, परंतु कुछ भागों में ऋणात्मक संतुलन भी होता है। कहीं पर सरप्लस है और कहीं पर डेफिसिट है, कहीं पर अधिकता है, कहीं पर कमी है इस रेडिएशन में। तो इसमें देखते हैं कहां पर सरप्लस है, कहां पर डेफिसिट है। तो निवल विकिरण में अधिशेष 40 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य अधिक है। निवल विकिरण में अधिशेष कहां पर है? अधिशेष पाया जाता है 40 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। मतलब ये कि अगर ये हमारी ये हमारी पृथ्वी है, तो ये 0 डिग्री है, तो 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यहाँ है, 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा यहाँ है। तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर सरप्लस की स्थिति होती है रेडिएशन में, परंतु ध्रुवों के पास कमी पाई जाती है। इसका अर्थ यह है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को धीरे धीरे गर्म होते जाना चाहिए और आर्कटिक और अंटार्कटिक को ठंडा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। मतलब वहां पर सरप्लस है तो वहां पर तो लगातार ऊर्जा का आगमन हो रहा है और उतना जो है बाहर जा नहीं पा रहा है, तो वहां पर तो सरप्लस है, और बाकी ध्रुवों की ओर देखा जाए तो वहां पर डेफिसिट है। तो इसका मतलब कि जो सरप्लस वाला क्षेत्र है उसको गर्म होते जाना चाहिए और डेफिसिट वाले क्षेत्र को ठंडा होते जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर भी एक मैकेनिज्म काम करता है, जो हम देखते हैं यहाँ पर आगे। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तापीय ऊर्जा का ध्रुवों की ओर पुनर्वितरण होता है। पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है किसका? तापीय ऊर्जा का, हीट एनर्जी का, जो सरप्लस वाले एरिया से डेफिसिट वाले एरिया की ओर रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, पुनर्वितरण होता है। यही कारण है कि उष्णकटिबंधीय ताप संचयन के बावजूद अधिकाधिक गर्म नहीं होता जाता है, और न ही उच्च अक्षांश ताप की अत्यधिक कमी के कारण ठंडा होता जाता है। यानी कि ये रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि जहां ज्यादा है कुछ, जहां अधिकता है किसी वस्तु की, जैसे कि अगर हम चाय का एग्जांपल लें, तो चाय जो है वो कहाँ उत्पादन होता है? हमारे पूर्वी भारत में जो कुछ राज्य हैं, आसाम है, पश्चिम बंगाल है, तो यहाँ पर जो है चाय का उत्पादन होता है, तो वहां पर अधिकता है, लेकिन चाय की खपत तो पूरे भारत में है। तो वहां से फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है डेफिसिट वाले क्षेत्रों की ओर, जहां पर चाय का उत्पादन नहीं होता है, वहां भी हमें चाय मिलता है, मिलती है, हम खरीदते हैं। तो ये जो सरप्लस वाले एरिया से डेफिसिट वाले एरिया की ओर जो रीडिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, और इसका माध्यम कौन है वो हम आगे देखते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से ध्रुवीय क्षेत्र में इस अतिरिक्त ऊष्मा का स्थानांतरण वायुमंडलीय संचार, पवनों तथा सागरीय धाराओं द्वारा संपन्न होता है। पवने और सागरीय धाराएं, ये दो जो हैं ये
इस रीडिस्ट्रीब्यूशन के एजेंट्स हैं, यानी कि विंड्स एंड ओशन करेंट्स आर एजेंट्स ऑफ दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम सरप्लस एरियाज टू डेफिसिट एरियाज। मतलब वास्तव में पवनें और सागरीय धाराएं ऊष्मा के असंतुलन के कारण ही उत्पन्न होती है। ये जो है एजेंट्स भी हैं और इनका उत्पन्न होना भी इस असंतुलन का परिणाम है। अगर ये असंतुलन ना हो, हीट एनर्जी का असंतुलन ना हो, कहीं पर अधिक है कहीं पर कम है, तो ये भी इनकी उत्पत्ति भी नहीं होगी। पवनें जो हैं इस असंतुलन के कारण उत्पन्न होती हैं और सागरीय धाराएं भी इसी असंतुलन का परिणाम है। ये इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि इसको एक ग्राफिक तरीके से दिखाया गया है कि अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन जो है ये 0 डिग्री है, भूमध्य रेखा, इधर जो है दक्षिणी गोलार्ध है, इधर जो है उत्तरी गोलार्ध है, ये 90 डिग्री तक ये दिखाया गया है। यहाँ पर 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी ध्रुव और 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, और यहाँ पर जो है ये 30 डिग्री है, यहाँ पर 40 डिग्री है। तो ये जो बीच का जो क्षेत्र है ये सरप्लस क्षेत्र है, और ये जो रेड लाइन है ये एवरेज एनुअल सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब जो आ रहा है, जो इनकमिंग रेडिएशन है वो रेड लाइन से दिखाया जा रहा है, और जो ब्लू लाइन से क्या दिखाया जा रहा है, जो एवरेज एनुअल इंफ्रारेड रेडिएशन एमिटेड, जो एमिशन हो रहा है। हमने पिछले वीडियोस में देखा जो वापस जो जाता है रेडिएशन वो लॉन्ग वेव्स के रूप में जाता है, और जो आता है वो शॉर्ट वेव्स के रूप में आता है। तो ये जो दोनों है ये यहाँ पर दिखाया गया है। ये जो रेड लाइन से ये जो आ रहा है ये आ रहा है, और ये ब्लू लाइन जो है ये जो रेडिएशन जा रहा है। तो जितना आ रहा है वो ज्यादा है और जो जा रहा है वो कम है, तो इसलिए यहाँ पर अधिशेष की स्थिति हो रही है, सरप्लस की स्थिति बन रही है। और इधर क्या है, दक्षिणी ध्रुव, अगर ध्रुवों की ओर बढ़े दक्षिण में भी और उत्तरी गोलार्ध में भी, तो ये डेफिसिट की स्थिति है, कमी की स्थिति है, यानी कि आ रहा है कम और जा रहा है ज्यादा, जा रहा है ज्यादा, आ रहा है कम। तो ये डेफिसिट, जितना रेडिएशन आ नहीं रहा है उससे ज्यादा जो है वो उत्सर्जित हो जा रहा है, तो ये डेफिसिट की स्थिति है दोनों तरफ, और बीच में जो है वो सरप्लस की स्थिति है, और इसलिए यहां से हीट ट्रांसफर होता है दोनों ओर। ये एक और डायग्राम है, इसमें भी वही चीज है। ये 0 डिग्री है, यहाँ से 90 डिग्री और 90 डिग्री, इधर दक्षिणी गोलार्ध है, इधर उत्तरी गोलार्ध है, और सरप्लस हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय एटमॉस्फेयर एंड ओशंस टू हायर लैटिट्यूड्स। यहाँ से ये सरप्लस जो ये नेट शॉर्ट वेव है, ये जो ब्लू लाइन है इसमें ये नेट शॉर्ट वेव है, यानी कि ये इनकमिंग ये सोलर रेडिएशन है, और नेट लॉन्ग वेव ये जो आउटगोइंग सोलर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, ये यहाँ पर 40 डिग्री से 40 डिग्री के अक्षांश रेखा के बीच का जो क्षेत्र है ये सरप्लस एरिया है, और ये डेफिसिट एरिया है, और यहाँ से हीट ट्रांसफर हो रहा है एटमॉस्फेयर के द्वारा, यानी कि वायुमंडलीय पवनों के द्वारा और महासागरीय धाराओं के द्वारा उच्च अक्षांशों में। अब ये देखते हैं कि ठीक है, ये हमने तो समझ लिया कि तापमान जो है वो अलग अलग होता है, तापमान का वितरण अलग अलग धरती पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वितरण होता है। तो ये वितरण होता क्यों है, इसको इस असमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो एक एक करके इन कारकों को हम देखेंगे। तो पहला कारक है ये अक्षांशीय स्थिति, क्योंकि ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्षांश के अनुसार ही जो तापमान का वितरण होता है, सबसे प्रमुख फैक्टर जो है वो यही है। तो इसमें ये दिखाया गया है कि ये पृथ्वी है, यहाँ पर ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, और इधर जो है उत्तरी गोलार्ध है, इधर जो है दक्षिणी गोलार्ध है, और यहाँ पर जो है सनलाइट स्ट्राइक्स मोस्ट डायरेक्टली, यहाँ पर सीधी किरणें होती हैं सूर्य की, और जैसे जैसे उत्तर या दक्षिण की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। पिछले वीडियोस में भी हमने इस पर बात की किस तरह से ये प्रभावित करता है। तो ये जो एंगल है वो इसका लो एंगल ऑफ इनकमिंग सनलाइट,
तो इनकमिंग सनलाइट का एंगल जो है वो छोटा होता जाता है, कम होता जाता है। जैसे यहाँ पर ये जो सूर्य की किरणें जो पड़ रही हैं ये 90 डिग्री है, और जैसे जैसे देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जा रहे हैं उत्तर या दक्षिण की ओर, तो ये एंगल जो है ये एंगल जो है ये छोटा होता जा रहा है, ये एंगल जो है वो छोटा होता जा रहा है। तो ये तिरछापन जो है सूर्य की किरणों का, ये तापमान के वितरण को प्रभावित करता है, और ये तिरछापन होता है अक्षांशों की स्थिति के कारण। और इसी के अनुसार तापमान का इस तरह से जो असमान वितरण होता है, इसलिए अलग अलग जोन बन गए हैं पृथ्वी पर, अलग अलग प्रदेश हैं। जैसे भूमध्य रेखा के दोनों तरफ जो है वो टॉरिड जोन है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, और कर्क रेखा से आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त, और मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त के बीच का जो क्षेत्र है वो उत्तरी शीतोष्ण प्रदेश है यहाँ, और दक्षिण में दक्षिणी शीतोष्ण प्रदेश है, साउथ टेम्परेट जोन। और इस आर्कटिक सर्कल के अंदर जो है वो फ्रिजिड जोन है, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में भी। ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जहां से आर्कटिक सर्कल आरंभ होता है, और 66.5 डिग्री दक्षिण की अक्षांश रेखा है जहां से अंटार्कटिक सर्कल आरंभ होता है। अगला जो कारक है वो क्या है कि सागर तल से ऊंचाई। तो सागर तल से ऊंचाई जो है वो भी तापमान के वितरण को प्रभावित करती है। कैसे करती है? जैसे ये यहाँ पर ये डायग्राम है, यहाँ पर सी लेवल है, सागर का तल है, सी लेवल, जहाँ समुद्र का जल जो है जिस लेवल तक रहता है, और यहाँ से फिर ऊंचाई हम मापते हैं। जैसे 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 एक हमने पहले भी देखा है, एक नॉर्मल लैप्स रेट होता है, सामान्य ताप ह्रास दर, जो होता है 1000 मीटर ऊपर जाने पर कितना तापमान कम होता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस। प्रति 1000 मीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। यानी 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर अगर ऊपर जाते हैं तो इतना तापमान कम हो जाएगा। तो ये एक नॉर्मल लैप्स रेट है। तो ये अगर इसमें इस डायग्राम में देखें, 1000 मीटर की ऊंचाई पर आते हैं तो यहाँ पर तापमान कितना है, 23.5 डिग्री सेल्सियस। 2000 मीटर की ऊंचाई पर आते हैं तो 17 डिग्री सेल्सियस। 3000 मीटर की ऊंचाई पर आते हैं तो 10.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये जैसे से ऊपर, जैसे वायुमंडल में भी अलग अलग परतें हैं, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, और आगे बढ़ते जाते हैं। तो जैसे जैसे हमने देखा है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे तापमान में कमी आती है। एक तो वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर अलग अलग परतों में तापमान में कमी आती है, और दूसरी स्थिति है कि अगर कोई पर्वतीय प्रदेश है उसमें अगर हम ऊपर की ओर जाते हैं, चाहे वो किसी भी अक्षांशीय क्षेत्र में हो, तो ऊपर की ओर जाने पर तापमान में कमी आती जाती है। तो हमने सबने देखा है कि किसी पर्वतीय प्रदेश में गए हैं तो ऊपर जाने पर ठंड लगती है, तो ऊपर जाने पर तापमान में कमी आती है। कमी आती है इसलिए क्योंकि हवा जो है वो विरल होती जाती है, हवा जो है वो विरल होती जाती है। रेरिफाइड एयर एग्जिस्ट ऑन हाई एल्टीट्यूड्स, मतलब हवा का घनत्व कम हो जाता है, वायु का घनत्व कम हो जाता है, और वायु का घनत्व कम होता है तो तापमान में कमी आती है। अब जैसे इसका एग्जांपल है, जैसे भूमध्य रेखा पर ही ये माउंट किलिमंजारो है, तो भूमध्य रेखा पर होने के बावजूद उस पर बर्फ जमी रहती है, क्योंकि उसकी ऊंचाई के कारण उसमें उस पर बर्फ जमी रहती है। हालांकि उसकी अक्षांशीय स्थिति जो है वो भूमध्य रेखा के आसपास है। अगर हमारे भारत में देखें तो भारत में अगर हम अक्षांशीय स्थिति को देखें तो कोई भी दो स्थान है, तो अगर जैसे शिमला है और एक अमृतसर है, तो शिमला जो है वो लोअर लैटिट्यूड्स पर है भारत में। अगर यहाँ पर देखें, ये जैसे कि ये हिस्सा है भारत का, तो शिमला जो है यहाँ पर है, तो पंजाब में अमृतसर जो है वो यहाँ पर है। तो शिमला जो है वो लोअर लैटिट्यूड्स पर है, अमृतसर जो है वो हायर लैटिट्यूड पर है। लेकिन शिमला में
तापमान कम पाया जाता है, और अमृतसर में मैदानी जलवायु पाई जाती है, क्योंकि अमृतसर में मैदान है और शिमला में पर्वतीय प्रदेश पर स्थित है। शिमला जो है वो हिल स्टेशन है, पर्वतीय प्रदेश में स्थित है, इसलिए यहाँ पर ऊंचाई अधिक है और इसलिए यहाँ पर तापमान कम पाया जाता है। और अमृतसर में उच्च अक्षांश होने के बावजूद यहाँ पर तापमान, औसत तापमान जो है वो अधिक पाया जाता है। आगे देखते हैं जो अगला कारक है जो तापमान को प्रभावित करता है, सागर से दूरी। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये जो है ये एक सम प्रभाव डालता है। जैसे जो भी समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं, जो समुद्र तट पर जो प्रदेश स्थित होते हैं या कोई शहर है या गांव है, जो भी क्षेत्र समुद्र तट पर अवस्थित होते हैं, तो वहां पर सम जलवायु होती है। ना तो एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं पाया जाता, ना तो बहुत अधिक मौसम या जलवायु जो है वो ठंडा होगा, ना बहुत ज्यादा गर्म होगा। तो इसका ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि दोनों जो पृथ्वी और जो सागर सागर जल है, दोनों की प्रकृति में अंतर है। पृथ्वी जो है वो सॉलिड है, सागरीय जल जो है वो लिक्विड है। पृथ्वी जो है वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है, जबकि सागरीय जल जो है वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। इसका परिणाम क्या होता है कि जैसे दिन में सोलर इंसोलेशन हो रहा है, सूर्य तप प्राप्त हो रहा है, तो पृथ्वी का जो क्षेत्र है वो जल्दी गर्म हो जाता है और हवा जो है वो गर्म होकर के ऊपर उठती है, जबकि उतनी ही देर में सागरीय जल जो है उतना गर्म नहीं होता है। तो ये गर्म होकर के क्या होता है कि गर्म होकर के हवा ऊपर उठी और ऊपर जाने पर ठंडी हुई, क्योंकि ऊपर तो तापमान कम है, ऊपर की परतों में तापमान में कमी आती है, तो हवा भी ठंडी हो जाती है। और ठंडी होने पर यहाँ पर संघनन की प्रक्रिया होती है, बादल बनते हैं और कुछ वायु जो है वो उसका प्रवाह जो है इधर की ओर होता है, कूलर एयर का प्रवाह होता है, ठंडी हवा का प्रवाह होता है इधर, और ठंडी होकर के हवा भारी हो जाती है और वो सिंक करती है, नीचे की ओर आती है समुद्री सतह के ऊपर, और सिंकिंग एयर स्प्रेड्स अलोंग सरफेस, यहाँ पर जो है वो फैल जाती है और फैल करके फिर सागरीय समीर का रूप लेती है सी ब्रीज, और सी ब्रीज जो है वो इधर सागर की ओर से पृथ्वी की ओर चलने लगती है, सी ब्रीज। और ये जो है इसको एक कूलिंग इफेक्ट देता है। जो तटीय प्रदेश हैं वो कूल होते हैं, ठंडे होते हैं, इसी सी ब्रीज के कारण। तो यहाँ पर एक्सट्रीम टेम्परेचर हो ही नहीं सकता, एक्सट्रीम जलवायु हो ही नहीं सकती। और अगला कारक है महासागरीय धाराएं, ये भी समुद्र से ही संबंधित है। तो हम जानते हैं कि महासागरीय धाराएं, महासागरों में दो तरह की गतियां होती है। एक तो हम लहरें जो जानते हैं, लहरें आती हैं समुद्र में, और दूसरी जो है वो एक गति होती है महासागरीय धाराएं, ओशन करेंट्स। ओशन करेंट्स क्या है? ओशन करेंट्स हैं एक ही दिशा में निरंतर जो सागरीय जल का प्रवाह होता है, एक ही दिशा में निरंतर सागरीय जल का होने वाला प्रवाह, मतलब जैसे नदी की धारा होती है उसी तरह का प्रवाह होता है समुद्री जल में भी। तो ये इनको कहते हैं क्या? महासागरीय धाराएं। तो जैसे इस मैप में हम देख सकते हैं, ज्यादा इसमें ये अलग टॉपिक है, इसको ज्यादा डिटेल में फिर आगे देखेंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये कुछ जो रेड एरो है, कुछ ब्लू एरो है, तो इसमें ये जो रेड एरो है ये गर्म जलधाराएं हैं और जो ब्लू जो एरो है ये ठंडी जलधाराएं। तो ये गर्म और ठंडी जलधाराओं का निर्धारण जो है कहाँ से वो उत्पन्न हो रही हैं, ये जलधाराएं कहाँ से इनकी उत्पत्ति हो रही है, उससे निर्धारण होता है। ठंडे प्रदेश से अगर उत्पन्न हो रही हैं तो ठंडी जलधाराएं होती है, और अगर मतलब ध्रुवों की ओर से अगर आ रही हैं तो ठंडी जलधाराएं होती हैं, और अगर उष्ण प्रदेशों में अगर इनकी उत्पत्ति हो रही है तो ये गर्म जलधाराएं होती हैं। जैसे कि अलग अलग जलधाराएं हैं बहुत सारी, तो इसमें अलग अलग देख सकते हैं हम। जैसे इसमें एक कॉमन एक ये दिख रहा है, एक ट्रेंड है कि उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ये जो ये बीच में ये इक्वेटर के आसपास का क्षेत्र है, तो इसके ठीक ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये टेम्परेट जोन जो है, यहाँ उत्तर में भी और दक्षिण में भी, इसमें जो है हर महाद्वीप के पश्चिमी तट पर एक ठंडी जलधारा है। हर महाद्वीप के पश्चिमी तट पर, ये उत्तर अमेरिका है, इसके पश्चिम में ये है, अफ्रीका के पश्चिम में ये है, यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में अगर जाएं तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर ये है, और पेरू जलधारा है,
और अफ्रीका के पश्चिमी तट पर ये बेंगुएला जलधारा है। मतलब अलग अलग नाम है, तो अलग अलग नाम है, तो इनका प्रभाव क्या पड़ता है? ये जो भी जलधाराएं गर्म या ठंडी, तो अपने जो प्रवाहित जहां से हो रही हैं, तो उस तटीय प्रदेश को भी प्रभावित करती हैं। अगर ठंडी जलधारा है तो तटीय प्रदेश को ठंडा के तापमान को कम करती है, अगर गर्म जलधारा है तो तटीय प्रदेश के तापमान को अधिक करती हैं, उसमें वृद्धि करती हैं। तो इस तरह से महासागरीय जलधाराएं भी तापमान के वितरण को प्रभावित करती हैं। अगला जो कारक है वो है वायु राशियों का परिसंचरण। तो वायु राशियां जो है वो भी दो तरह की होती हैं मुख्य रूप से, एक गर्म वायु राशि, एक ठंडी वायु राशि। तो ये वायु राशियां भी जो है अपने उत्पत्ति जहां से हो रही है उनके आधार पर इनका निर्धारण होता है। शीत प्रदेशों से उत्पन्न होने वाली वायु राशि ठंडी वायु राशि होती है, और गर्म प्रदेशों से उत्पन्न होने वाली वायु राशि जो है वो गर्म वायु राशि होती है। और जहां जहां से ये गुजरती हैं वहां वहां के तापमान को प्रभावित करती है, जहां जहां से होकर के प्रवाहित होती है। तो ये वायु राशियों का परिसंचरण किस तरह से तापमान को प्रभावित करता है। फिर है ढाल, छाया और अभिमुखन। ये पर्वतीय क्षेत्रों से संबंधित है ये कारक। तो ढाल, छाया और अभिमुखन, स्लोप, शेल्टर एंड एस्पेक्ट। तो जैसे कोई पर्वतीय प्रदेश है तो उसका विस्तार जो है वो किस दिशा में है। जैसे अगर हम हिमालय का एग्जाम्पल लें अपने देश में, तो हिमालय जो है वो ये भारत है, और ये भारत है, और इसमें इस तरह से हिमालय का विस्तार है ऐसे। तो इस तरह से हिमालय का विस्तार है, मोटे तौर पर पूर्व पश्चिम विस्तार है, इधर ईस्ट है और इधर जो है वेस्ट है। तो पूर्व पश्चिम विस्तार है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? ढाल, ढाल कैसे प्रभावित करता है? इधर जो है साउथ है और इधर नॉर्थ है। तो इसका जो दक्षिणी हिमालय का जो दक्षिणी ढाल है वो अधिक सूर्यातप प्राप्त करता है, क्योंकि यहाँ पर ये भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा के उत्तर में सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत नहीं होती हैं, यहाँ तक ही सीमा है। तो इसके आगे जो हमेशा सूर्य की किरणें तिरछी होंगी, तो तिरछी होंगी, तो यहाँ तक जो सूर्यातप पहुंच रहा है, तो ये इस दक्षिणी ढाल की ओर को अधिक प्रभावित करेगा, वहां पर अधिक सूर्यातप की प्राप्ति होगी। और जबकि इसका जो उत्तरी ढाल है, उस तरफ वाला जो ढाल है, वहां पर सूर्यातप की प्राप्ति कम होगी, इसलिए इस ढाल का तापमान अधिक होगा, और उस तरफ जो है वो अधिक कम तापमान होगा, जिसके कारण उधर ज्यादा ठंडे प्रदेश पाए जाते हैं। जैसे तिब्बत वगैरह जो है, यहाँ पर तिब्बत है, तो ये यहाँ पर उसी कारण से ठंडे प्रदेश है। दूसरा कि ये वृष्टि छाया प्रदेश भी बन जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है, क्योंकि जो बारिश वगैरह जो होती है, वर्षा जो होती है, वो दक्षिणी बादल आते हैं और दक्षिणी ढाल से टकराकर बारिश करते हैं, और जबकि उस तरफ जो है उत्तरी क्षेत्र में बारिश की मात्रा कम होती है, क्योंकि उस तरफ जो है वो पहुंच ही नहीं पाते हैं, वो आर्द्रता जो है उतनी नहीं पहुंच पाती है कि बारिश हो। तो ये वृष्टि छाया प्रदेश है, रेन शैडो एरिया है, इससे भी तापमान और जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। और दूसरा कि ये इस तरह से जो पर्वतीय प्रदेश होते हैं, इनका जो विस्तार है वो इस तरह से भी प्रभावित करता है कि ये आने वाली विभिन्न दिशाओं से आने वाली पवनों को दिशा देते हैं। जैसे कि भारत के बारे में कहा जाता है कि अगर यहाँ पर ये हिमालय पर्वत नहीं होता, तो ये साइबेरिया है यहाँ से काफी दूर उत्तर में, तो यहाँ से आने वाली ठंडी हवाएं जो है, अगर यहाँ पर हिमालय नहीं होता तो ये बेरोक टोक भारत में प्रवेश करती, और भारत में इतनी अनुकूल जलवायु नहीं होती सभ्यता और संस्कृति के विकास के लिए। अगर ये पूरा जो क्षेत्र है ये रेगिस्तान होता, ठंडा रेगिस्तान होता, तो ये हिमालय पर्वत जो है ये साइबेरियाई पवनों को रोकती है, और इसी कारण से यहाँ पर ये अनुकूल जलवायु पाई जाती है हमारे भारत में। भारत जो है इतना अधिक एक विशिष्ट देश है, पूरे संसार में भारत जो है वो सबसे एक विशिष्ट देश है। पूरी दुनिया में जितने तरह के जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं, अगर पूरे भारत को देखें तो भारत में
सारे जलवायु प्रदेश जो हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में एक ही देश में पाए जाते हैं। शायद ही कोई ऐसा देश होगा। अगर पूर्व की ओर जाएं तो पर्वतीय प्रदेश भी है, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। उत्तर की ओर जाएं तो लेह लद्दाख पर्वतीय प्रदेश है, ठंडे रेगिस्तान है, चट्टानी पर्वत है, और भी बर्फीले पर्वत है, पर्वतीय प्रदेश है। अगर पश्चिम की ओर जाएं तो थार का रेगिस्तान है, रेगिस्तानी प्रदेश है। और फिर दक्षिण की ओर जाएं तो ये पठारी प्रदेश है, वनीय प्रदेश है। मतलब और तटों को देखें तो जो तट है दोनों तरफ, तटों को देखें तो तटीय प्रदेश हैं जहां पर बहुत सम जलवायु है और कृषि के लिए और हर तरह से अनुकूल जलवायु है। और फिर कुछ भारत में कुछ द्वीप भी हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, तो द्वीप द्वीप भी हैं जिनमें उसी तरह की जलवायु और उसी तरह की सारी विशेषताएं जो उससे होती हैं निर्धारित, वो पाई जाती हैं। तो भारत इस मामले में बहुत विशिष्ट देश है। तो ये एक कारक हो गया। और एक हो गया धरातलीय सतह। तो धरातलीय सतह, जैसे धरातलीय सतह कैसे प्रभावित करता है कि धरातल पर अलग अलग प्रकार की सतहें पाई जाती हैं। कहीं पर जो है सागरीय जल है, कहीं पर जो है वनीय प्रदेश है, कहीं पर जो है रेगिस्तान है, कहीं पर हिमाच्छादित प्रदेश है। अगर भारत में ही देखें तो जैसे हिमाच्छादित प्रदेश है, तो यहाँ से जैसे हमने देखा था हीट बजट में, हिमाच्छादित प्रदेशों का अल्बीडो अधिक होता है, यहाँ से जो वापस जाने वाला रेडिएशन है वो अधिक होता है। और इसी तरह अगर वनीय प्रदेश में देखें तो वनीय प्रदेश है, तो वनीय प्रदेश में सूर्यातप जो है बहुत बार एकदम नीचे की सतह तक नहीं पहुंच पाता है, तो वहां पर जो है कूलिंग इफेक्ट होता है। सागरीय जल है तो वहां पर जो है वो देर से गर्म होता है। तो और रेगिस्तान है तो वो गर्म हो जाता है जल्दी। और फिर अगर मिट्टी है तो मिट्टी भी अलग अलग रंग की है, तो वो अलग अलग तरह से गर्म होती है। अगर हल्के रंग की मिट्टी है तो वो जल्दी गर्म होती है। अगर गहरे रंग की मिट्टी है और नमी सोखने वाली मिट्टी है तो वो देर से गर्म होती है। जैसे काली मिट्टी है, देर तक नमी सोख के रखती है तो वो देर से गर्म होती है। तो फिर ये मृदा जो है ये फिर कृषि को प्रभावित करता है। मतलब हर कुछ जो है वो जुड़ा हुआ है और किसी भी एक एस्पेक्ट को आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं। तो ये अलग अलग कारक थे जो जो प्रभावित करते हैं तापमान के वितरण को। अब आगे आते हैं, कुछ वर्ड्स हैं, कुछ टर्म्स हैं जिनको हम समझ लेते हैं। मानचित्र पर तापमान का क्षैतिज वितरण सामान्यतः समताप रेखाओं की सहायता से दर्शाया जाता है। समताप रेखा, आइसोथर्म्स। तो जो जैसे अगर मान लीजिए कि कोई स्थान है, यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, यहाँ पर कोई स्थान है इसका भी 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, यहाँ पर है 20 डिग्री सेल्सियस, तो इन सब को जो मिलाते हुए जो एक रेखा खींची जाएगी तो इसको बोलेंगे समताप रेखा, समान तापमान वाली रेखा। आइसोथर्म्स, आइसो मतलब होता है समान, तो आइसोथर्म्स, और थर्म जो है वो टेम्परेचर से रिलेटेड टर्म है। तो ये समान तापमान वाली रेखा जो है वो इसको समताप रेखा कहते हैं। और ये जो रेखा होती है ये इसमें समताप रेखाएं किसी स्थान के वास्तविक तापमान को प्रदर्शित नहीं करती, बल्कि उनके द्वारा किसी स्थान का सागर तल पर अनुमानित तापमान ही दिखाया जाता है। मतलब एक एवरेज टेम्परेचर जो सागर तल, किसी स्थान को सागर तल पर वहां का तापमान क्या होना चाहिए, तो ये एक अनुमानित तापमान जो है वो मान करके और ऐसे स्थानों को जोड़ दिया जाता है एक समताप रेखा की। यहाँ यहाँ जो है ये इतना टेम्परेचर रहेगा, यहाँ यहाँ जो है वो इतना टेम्परेचर रहेगा। मान लीजिए कि ये 20 डिग्री सेल्सियस ये रहेगा, ये जो है 12 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो इस तरह से दिखाया जाता है। अच्छा, ये समताप रेखाओं की भी कुछ विशेषताएं हैं। तो समताप रेखाएं प्रायः अक्षांश के समानांतर होती हैं, क्योंकि जो तापमान का वितरण है वो भी अक्षांशों के समानांतर ही होता है, इसलिए समताप रेखाएं भी अक्षांशों के समानांतर ही होती हैं। दक्षिणी गोलार्ध के की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक हैं। तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है समताप रेखाओं के वितरण पर, कि जैसे ये पृथ्वी है तो ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं, जब भी हम मैप देखते होंगे तो ये यहाँ पर उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है जो कि भूमध्य रेखा के आर पार है।
यहाँ पर जो है यूरोप है, और यहाँ पर जो है इसके नीचे अफ्रीका है, ये भी आर पार है। इधर जो है ऑस्ट्रेलिया है, ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। और इसके इधर जो है एशिया है, तो एशिया है तो इसके कुछ भाग जो हैं वो द्वीप वगैरह जो है वो भूमध्य रेखा के आर पार हैं। तो इस तरह से, लेकिन स्थलीय भागों की अधिकता जो है वो उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलती है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, महासागरों का विस्तार अधिक है। तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है, जो हमने पीछे जो देखा कि पृथ्वी और सागरीय जल की प्रकृति में अंतर है, तापमान को जो अवशोषित करती है उसकी दर में अंतर है। पृथ्वी जो है वो जल्दी गर्म होकर जल्दी ठंडी होती है, सागरीय जल जो है वो देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। तो ये जो है इसका असर पड़ता है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों का विस्तार अधिक है, इसलिए यहाँ पर समताप रेखाएं जो हैं उनमें ज्यादा वेरिएशन नहीं पाया जाता है, क्योंकि महासागर है। और उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाओं का अगर मैप देखा जाए तो जल्दी जल्दी उनमें परिवर्तन दिखता है, नजदीक नजदीक उनकी अवस्थिति होती है। तो नजदीक की अवस्थिति जो है वो ये दिखा रहा है कि उनमें वेरिएशन अधिक है तापमान में उत्तरी गोलार्ध में। और समताप रेखाएं प्राय भूमध्य रेखा के समानांतर ही होती हैं, क्योंकि अक्षांशीय रूप से उनका वितरण होता है। तो तापमान में परिवर्तन की दर, तापमान में परिवर्तन की दर समताप रेखाओं के मध्य दूरी द्वारा निर्धारित होती है। मतलब ये कि पास पास खींची गई समताप रेखाएं तापमान में तीव्रता से परिवर्तन को दर्शाती हैं। अगर जो ये पृथ्वी है और अगर उत्तरी गोलार्ध में करीब नजदीक नजदीक अगर ये समताप रेखाओं की अवस्थिति है, इसका मतलब कि तापमान में तेजी से परिवर्तन होता है। और दक्षिणी गोलार्ध में जबकि दूर दूर समताप रेखाओं की अवस्थिति होती है, यानी कि वहां पर तापमान परिवर्तन की दर कम होती है। तो तीव्र ताप प्रवणता है कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में तीव्र ताप प्रवणता है, प्रवणता यानी कि ग्रेडियंट। तो हीट जो ग्रेडियंट है, टेम्परेचर जो ग्रेडियंट है वो अधिक तीव्र है कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में। जैसे इसको अगर हम प्रवणता यानी कि ढाल, तो अगर हम इसको ऐसे एक समझने के लिए इसको अगर हम एक ढाल के रूप में देखें तो ये तेजी से ये गिर रहा है या तेजी से ऊपर उठ रहा है, तो ये ढाल जो है ये तीव्र है, तीव्र ताप प्रवणता। और यही जो है दक्षिणी गोलार्ध में मंद है, मंद ताप प्रवणता है, लो टेम्परेचर ग्रेडियंट है। मतलब धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे कम भी हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। मतलब क्योंकि महासागरों का विस्तार है, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हैज हाई टेम्परेचर ग्रेडियंट एंड सदर्न हेमिस्फेयर हैज लो टेम्परेचर ग्रेडियंट। और किसी स्थान के तापमान में दैनिक, एक अगला कॉन्सेप्ट है तापांतर। तापांतर क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है। किसी स्थान के तापमान में दैनिक एवं मौसमी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। दैनिक भी परिवर्तन होता है तापमान में, जैसे एक दिन में अलग अलग तापमान पाया जाता है, दिन में, शाम में, रात में। और मौसमी परिवर्तन भी होता है, सर्दियों में, गर्मियों में अलग अलग तापमान पाए जाते हैं। तो अधिकतम और न्यूनतम तापमानों के अंतर को तापांतर कहते हैं। मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो कुछ है, और जो न्यूनतम टेम्परेचर है, दोनों को अगर माइनस कर दिया जाए तो तापांतर प्राप्त होता है। दैनिक तापांतर क्या होता है, छोटे समय अंतराल पर तापमान परिवर्तन को दर्शाता है। एक दिन का जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो दैनिक तापांतर होता है। जबकि वार्षिक औसत तापांतर क्या होता है, वार्षिक औसत तापांतर वर्ष के गर्म महीनों के औसत तापमान और ठंडे महीनों के औसत तापमान के मध्य का अंतर है। मतलब जो गर्म महीने हैं उनके तापमान का एक औसत निकाल लिया गया, ठंडे महीने हैं जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, उनके तापमान का औसत एक निकाल लिया गया और दोनों को माइनस कर दिया गया, तो वो वार्षिक औसत तापमान दर्शाता है। अगला टर्म है तापीय विसंगति, थर्मल एनोमली। किसी भी स्थान विशेष के प्रेक्षित औसत तापमान तथा उस स्थान के अक्षांशीय औसत तापमान के अंतर को तापीय विसंगति कहते हैं। प्रेक्षित औसत तापमान यानी कि प्रोजेक्टेड एवरेज टेम्परेचर, मतलब कोई एक अक्षांश है, यहाँ पर ये एक स्थान है, यहाँ पर इसका तापमान ये होना चाहिए, अक्षांश पर इसकी अवस्थिति के अनुसार इसका तापमान आइडियल रूप से ये होना चाहिए, लेकिन उस स्थान का
अक्षांशीय औसत तापमान क्या है, मतलब इस अक्षांश का औसत तापमान क्या है, उसके बीच में कुछ अंतर होता है। तो अगर ये अंतर है तो इसको तापीय विसंगति कहते हैं। अगला एक कॉन्सेप्ट है तापीय प्रतिलोमन या तापमान का व्युत्क्रमण, इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर। तो ये इन्वर्सन जो है वो क्या है, जैसे हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो तापमान में कमी आती है। ये इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में क्या होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान में वृद्धि होती है। तो इस क्रिया में ठंडी वायु की परत के ऊपर गर्म वायु की परत स्थित हो जाती है। इस स्थिति या दशा को तापमान का प्रतिलोमन कहते हैं। तो इसके कारण जो है वो अलग अलग होते हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो तापमान में वृद्धि मिलती जाती है और गर्म वायु की परत मिलती है। जैसे इस फिगर में, इस डायग्राम में है कि ये नॉर्मल कंडीशन है। जैसे ये यहाँ से रेडिएशन हो रहा है, वार्म एयर गर्म होकर के ऊपर उठ रही है और नीचे ऊपर जाने पर ठंडी वायु की परत है और वहां पर वायु ठंडी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर इन्वर्जन हो रहा है, ये यहाँ से रेडिएशन हो रहा है, लेकिन ये जो ठंडी वायु यहीं पर फंस करके रह जा रही है, ये ऊपर नहीं जा पा रही है क्योंकि यहाँ पर गर्म वायु की परत है और फिर इसके ऊपर फिर ठंडी वायु की परत है, ये यहीं पर फंस के रह जा रही है। और इसके कारण ये होता है स्मॉग जैसी कंडीशन बनती है, स्मोक प्लस फॉग, और स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होती है। सामान्यतः ये ठंडा जो मौसम होता है सर्दियों में होता है, ये दिल्ली और उसके आसपास ये काफी होता है, प्रदूषण के कारण भी होता है। और ये जो है मतलब ठंडी वायु है उसके ऊपर गर्म वायु है। जैसे सर्दियों में विंटर सन लो इन द स्काई सप्लाइज लेस वार्मथ टू द अर्थ सरफेस। एक तो सूर्यातप की मात्रा जो पहुंच रही है पृथ्वी तक वो भी कम होती है सर्दियों में, और फिर ये स्थिति बन जाती है कि ये जो रेडिएशन जो वापस जा रहा है वो वहीं पर इसी परत में फंस करके रह जाता है, यहीं पर ट्रैप हो जाता है। वार्मर एयर जो है वो एक लिड की तरह काम करती है, एक ढक्कन की तरह काम करती है जो कि उसको बंद कर देती है, उसको ऊपर उठने नहीं देती। तो ये जो है बहुत खतरनाक स्थिति होती है और सांस लेने में दिक्कत और इस तरह की प्रदूषित हो जाता है पूरा वातावरण, जो हमेशा उस मौसम में न्यूज में आता है। और दूसरी एक इसका प्रभाव ये पड़ता है, जैसे ये पर्वतीय प्रदेश है और ये बीच में घाटी है, तो इसमें घाटी पर्वतीय प्रदेश में जो मानव की जो बस्तियों का जो वितरण होता है वो सामान्यतः ये थोड़ा ऊपर ढाल पर इनका वितरण होता है। मतलब इन मानव बसाव जो है वो ढालों पर थोड़ा ऊपरी जो थोड़ा ऊपरी क्षेत्र होता है वहां पर बसाव होता है। क्यों होता है? क्योंकि रात में जो है घाटी जो है वहां पर ठंडी वायु जो है वो ट्रैप हो जाती है और घाटियां जो है बहुत ठंडी हो जाती हैं, जबकि ऊपर वाली जो परत है ये थोड़ी गर्म रहती है। और इस कारण ये जो ढाल है, जो थोड़ा सा ऊपरी ढाल है, ये अनुकूल होता है ज्यादा मानव बसाव के लिए। तो यहाँ पर बस्तियों का जो वितरण जो है वो सामान्यतः ये ढालों के ऊपरी सतह पर पाया जाता है, ये भी इसका एक प्रभाव है। तो ये आज का टॉपिक था ऊष्मा और तापमान, जो हमने आज इस पर इसके विभिन्न पक्षों पर बात की। अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो, अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हों, थोड़ा भी आपको पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, इसमें कंजूसी ना करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और जिससे मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आती रहूं, आपसे बातें करती रहूं। तो आज का वीडियो यहीं तक था। तो आज के वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और बहुत बहुत धन्यवाद।